Okay, let's start today's topic. We're going to study network address translation and port address translation. पहले हमें देखना है कि ये होते क्या हैं. But before we jump into our topic, we have to understand the concept of private IP address and public IP address. Categorization जो हुई, what was the purpose of it? What are the benefits of private IP and public IP address? So let's see. As you can see in this diagram, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो मैंने कनेक्ट किए हैं. दिस इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड अवर नेटवर्क इज़ 192.168.1.0. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो IP एड्रेस, ऑब्वियसली एज यू ऑल नो, IP एड्रेस इज़ अ 4 बाइट address, means 32 bits, and 2 power 32 is 4 billion. So we have like around 4 billion IP addresses exist. Okay, and everybody knows that we are running out of the IP addresses, and that's why IANA, the organization, the international organization, they introduce IPv6, which has 128, which is a 128-bit address. So 2 की power 128 means around trillion. But still most of the companies around the world, they are still on IPv4. तो जाहिर है कि बहुत तेज़ी से IP एड्रेसेस ख़त्म हो रहे थे, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि भाई IP एड्रेस को कैटेगराइज किया प्राइवेट और पब्लिक में. प्राइवेट IP एड्रेसेस मीन्स, एज द नेम शोज, दे आर प्राइवेट. लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, those computers are assigned a private IP address. Private IP addresses की 3 रेंज. तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में, no matter how many computers you have 10 computers or 10,000 machines, you don't have to purchase any IP address. You can use one of these series and you are okay. अगर आपका एंटरप्राइज एनवायरनमेंट है तो आप ऑब्वियसली यू विल यूज़ 10 सीरीज IP एड्रेसेस. ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ कि लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स. बेसिकली 3 बेनिफिट्स हैं इसके. यानी IP एड्रेस को जो हमने कैटेगराइज किया प्राइवेट में, उसके 3 बड़े बेनिफिट्स हैं. एक सबसे बड़ा बेनिफिट ऑब्वियसली ये है कि प्राइवेट नेटवर्क्स में, चाहे आप होम यूज़र हो, कंपनी यूज़र हो, what I mean is कि किसी भी ऑफिस का जो नेटवर्क है, या किसी भी ऑफिस में जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, कहीं भी दुनिया में कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने आपके टैबलेट्स हैं, फ़ोन्स हैं, they all connect to the network and they use an IP address. और वो IP एड्रेस काउंट नहीं होता टोटल में. यानी अगर आप देखें 4 बिलियन है एंड वी आर सेइंग दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ द IP एड्रेसेस, उसमें से अगर सिर्फ ये 3 रेंजेस हटा दें कि जो कि फिक्स कर दी गई हैं फॉर प्राइवेट IP एड्रेसेस, अगर आप इनको काउंट भी करें, ये 2 पावर 24 है, 2 पावर 16, तो ये अराउंड तकरीबन 15 मिलियन बनेंगे. बहुत ज़्यादा हुआ तो इन 15 मिलियन को अलग कर दिया अराउंड तकरीबन, कि भाई आप जितने चाहे इस्तेमाल करें. Nobody will ask you a question. You don't have to pay anything. You don't have to register this IP address. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है. तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि इससे आपके IP एड्रेसेस सेफ हो गए. I mean you can imagine कि अगर एक मशीन जो इनसाइड मशीन है, अगर उनके IP एड्रेसेस भी काउंट हो रहे होते, यानी वो भी पब्लिक होते, तो फिर पब्लिक IP एड्रेसेस, ये जो टोटल नंबर है, ये तो शायद 20 साल पहले ही ख़त्म हो जाते हैं. उसके बावजूद भी वी आर रनिंग आउट ऑफ द IP एड्रेसेस. उसकी मेन वजह ऑब्वियसली वेबसाइट्स हैं. वेबसाइट्स पब्लिक IP एड्रेस यूज़ करती हैं. तो एक तो बड़ी वजह प्राइवेट और पब्लिक में कैटेगराइज करने की है कि इससे IP एड्रेसेस सेफ हो रहे हैं.
दूसरा कॉस्ट कटिंग है कि कंपनीज को इनसाइड कंप्यूटर्स जितने चाहे कनेक्ट करें, उनको कुछ पे नहीं करना। ये फ्री के अवेलेबल आईपी एड्रेसेस हैं, फ्री के हैं ये, तो उनकी कॉस्ट बच रही है। एज लॉन्ग एज दे आर इनसाइड, दे आर नॉट गोइंग आउट ऑन इंटरनेट, दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और हाँ, लेकिन अगर उनको इंटरनेट पे जाना है, so they need at least one IP address which is a public IP address। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जितने चाहे कंप्यूटर हो यूज़ करें, लेकिन as soon as you need an internet service, you want to go out from your network or out of your network, then you have to purchase one public IP address, at least one public IP address। तो हर कंपनी या कोई भी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट है तो वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस आमतौर पे ख़रीदते हैं। एंड ऑब्वियसली फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस यू हैव टू पे, एंड फिर आपको रजिस्टर भी होना पड़ता है। सो योर इंफॉर्मेशन विल बी रजिस्टर्ड ऑन द सर्वर, जहाँ से भी आपने जिस सर्विस प्रोवाइडर से भी आईपी एड्रेस ख़रीदा है, तो पूरी रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन आपकी तमाम लोकल एरिया नेटवर्क्स में जितने कंप्यूटर्स हैं, उनको इंटरनेट पे जाने के लिए सिर्फ एक पब्लिक आईपी भी इनफ होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस भी सेव हो रहे हैं, कॉस्ट भी बच रही है आपकी। दिस पब्लिक आईपी एड्रेस बेसिकली ये आपकी नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। बाहर से कोई भी आपके नेटवर्क को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ही हैज़ टू गो थ्रू दिस डिवाइस। नॉर्मली दिस इज़ अ फायरवॉल। हमारा आगे का टॉपिक फायरवॉल है, और उसी पे जाने से पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो कि व्हाट इज़ द प्राइवेट, व्हाट इज़ द पब्लिक, व्हाट इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि आमतौर पे ये जो एक्सेस गेटवे फायरवॉल है, इस पे ये चीज़ें कॉन्फ़िगर भी की जाती हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए। तो बाहर से जब भी कोई शख्स आपके नेटवर्क में आएगा, उसको पहले इस दरवाजे पे आना पड़ेगा, इस डोर पे। दिस आईपी इज़ योर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये अस्यूम किया है कि 122.8.124.13 ये मेरा पब्लिक आईपी है, जिसके थ्रू मेरे कंप्यूटर्स इंटरनेट पे जाते हैं। तो बेसिकली ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है आउटसाइड माय होम नेटवर्क या ओवर द इंटरनेट। तो बाहर वाले को सिर्फ इस आईपी का पता होगा, तो वो डायरेक्टली मेरे किसी अंदर के इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क में नहीं आ सकता। सो एक सिक्योरिटी भी है, आईपी एड्रेस को कैटेगराइज करने में एक सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस सेफ भी हो रहे हैं, कॉस्ट कटिंग भी है, और मेरे जितने इनसाइड कंप्यूटर्स हैं दे ऑल हैव द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस डज नॉट पास थ्रू दिस एग्जिट या और द गेटवे। तो कोई शख्स बाहर से डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यूनिवर्सिटी का गेट है, तो पहले बाहर से जो भी आएगा वो गेट पे आएगा। अंदर कौन से रूम्स कहाँ बने हुए हैं ये बाहर वाले को डायरेक्ट नहीं पता होता जब तक वो यहाँ से पास ना हो। और दिस इज द फायरवॉल, द एग्जिट, द गेटवे। तो एक तो खैर ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई आपका अपना पब्लिक आईपी एड्रेस का क्या है, तो आप ये चीज़ गूगल पे देख सकते हैं। आप गूगल ओपन करें और जस्ट टाइप इन व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस और व्हाट इज़ माय आईपी, एंड इट विल शो यू योर पब्लिक आईपी एड्रेस। ऑब्वियसली अगर आप होम यूज़र हो तो वो पब्लिक आपने आईपी एड्रेस खुद नहीं ख़रीदा, बल्कि आपने जिससे इंटरनेट लिया हुआ है, आपका केबल प्रोवाइडर, उसने आपको ये प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन आपको पता चल जाएगा, इफ़ यू जस्ट गूगल इट, आपको आपका पब्लिक आईपी पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है पब्लिक 122.8.124.13, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरा क्यों है? इसके ज़रिए मुझे इंटरनेट पे जाना है। मेरे जितने कंप्यूटर्स हैं इनसाइड, वो जब भी इंटरनेट पे जाएंगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ये पब्लिक आईपी है। तो ये पब्लिक आईपी बेसिकली इंटरनेट पे उन मेरे तमाम कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये होता किस तरह से, और
यही चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि इन एक्चुअल क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल माय माय कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू गो टू गूगल, सो आई ओपन माय ब्राउज़र एंड टाइप google.com, ठीक है. So this computer will create a packet in which it will add the source IP address 192.168.1.1 is the source, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है. ये डेस्टिनेशन में गूगल का IP एड्रेस होगा, ठीक है. जाहिर है कि ये गूगल का जो IP एड्रेस है वो तो DNS का काम है कि वो उसको सर्च करके लेकर आएगा, लेकिन हमारा चूँकि ये टॉपिक DNS नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ हाउ DNS वर्क्स, बट हम अस्यूम कर रहे हैं कि वो DNS IP एड्रेस को लेकर आ गया है. तो सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस. अच्छा, जब ये पैकेट इस कंप्यूटर से निकल कर एग्जिट पे आएगा, ऑब्वियसली ये फायरवॉल है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये गेटवे है. तो प्राइवेट IP एड्रेसेस जो हैं वो तो बाहर जा नहीं सकते इंटरनेट पे, तो यहाँ पर हमें फिर कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होगी, so that this private IP address should be converted into this public IP address. और होता भी यही है कि ये पैकेट जब लोकल एरिया से निकल कर एग्जिट पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पर ये डिवाइस जो कि हमारे केस में फायरवॉल है, ये डिवाइस इस IP को जो कि प्राइवेट है इसको कन्वर्ट कर देगी पब्लिक IP एड्रेस में, ठीक है. ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने. This private IP address will be converted to the public IP address. Obviously destination वही रहेगा, और फिर वो यहाँ से obviously राउटिंग के ज़रिए वो उस गूगल के सर्वर तक पहुँचेगा. जब गूगल रिप्लाई बैक करेगा तो it will reply back to this IP address. Obviously Google does not know anything about this 192.168.1.1 क्योंकि ये IP तो यहीं रह गया था और यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया था 122 में, तो अब यहीं से चीज़ जा रही है, ठीक है. आप भी अगर आप अपने ऑफिस में हैं, अगर यूनिवर्सिटी में, और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को कोई लेटर लिखते हैं तो जो एड्रेस होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी का होता है, और जो रिप्लाई भी आता है वो इस गेट पे, इस यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे आएगा. अंदर आपने किस कमरे से बैठ के वो लेटर या किस रूम से बैठ के वो लेटर लिखा उस पर नहीं आएगा, उसका कोई एड्रेस नहीं होगा. जो रिप्लाई आता है वो मेन गेट पे आता है, मेन एड्रेस पे आएगा, और आपके नेटवर्क का जो बाहर की रिप्रेजेंटेशन है वो ये पब्लिक IP है आपका. तो गूगल भी रिप्लाई बैक करेगा इसी IP एड्रेस पे, और जब वो रिप्लाई आएगा इधर तो यहाँ पर दोबारा ये डिवाइस इसको कन्वर्ट करेगी. जो पब्लिक IP था वो वापस कन्वर्ट होगा इस प्राइवेट IP एड्रेस में, और फिर रिप्लाई आपके इस कंप्यूटर पे मिल जाएगा और गूगल का पेज ओपन हो जाएगा. तो ये जो ट्रांसलेशन है IP एड्रेस की फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक एंड रिटर्न में फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT, ठीक है. इसी को हम NAT कहते हैं, और ये बेंतहा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बगैर देयर इज़ नो इंटरनेट ऑब्वियसली, ठीक है. लेकिन फिर यहाँ कई सवाल बनते हैं, देयर आर क्वेश्चंस. ये तो बात क्लियर है कि भाई नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज अ कन्वर्जन सिंपल फ्रॉम प्राइवेट IP टू पब्लिक और फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है. अच्छा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो, और हमने इसको कहा कि दिस इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं. एक को कहते हैं स्टैटिक NAT, ठीक है, और दूसरा डायनामिक है, और उसमें हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ये स्टैटिक NAT क्या चीज़ होती है. अभी इस केस में जो हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं, वी हैव बंच ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है. अब मैंने अपने ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क में मैंने सिर्फ यहाँ भी 2 कंप्यूटर्स शो किए और एक सर्वर मशीन शो की है अपनी, तो ऑल टुगेदर 3 कंप्यूटर्स हैं सिर्फ, ठीक है. पर इन एक्चुअल हो सकता है कि मेरे पास 1000 मशीन्स हो, ठीक है, 2000 कंप्यूटर्स, जितने चाहे हो, ठीक है. सो ऑल माई इनसाइड कंप्यूटर्स, दे
just need one public IP address to go to the internet, just one. तो कितने पैसे बच रहे हैं, कितने आईपी एड्रेसेस सेफ हो रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 5000 मशीन्स हैं लेकिन सिर्फ एक पब्लिक आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है उन 5000 मशीन्स को। और कहाँ अगर ये 5000 की 5000 में पब्लिक आईपी एड्रेस होता तो कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म होते ये पब्लिक आईपी एड्रेस। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये इसको ध्यान में रखें। तो स्टैटिक नेट क्या चीज़ है? अभी तो ये हो रहा है ना कि जो भी मशीन इंटरनेट पे जा रही है इट विल टेक दिस आईपी एड्रेस 192.168.1.2 say for example it is going on YouTube. So it creates a packet and it passes the packet to the firewall. The firewall will again convert this IP address 192.168.1.2 into this public IP address, because we have only purchased one public IP address. So anything that is coming from inside and going out, that will be converted to this IP address. So this IP address will also be converted into this IP 122.8, and then it will be sent to YouTube. YouTube will reply back to the same IP address. तो ये बात तो सही समझ में आती है कि इससे आपकी IP एड्रेसेस भी सेफ हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन स्टैटिक नेट पे हम ये कहते हैं कि वी हैव टू हैव वन पब्लिक IP एड्रेस फॉर ईच कंप्यूटर। जैसे 1.1 है, ये जब भी इंटरनेट पे जाए या जब भी बाहर से कोई इसको एक्सेस करे तो इसके लिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया। जो मेरी दूसरी मशीन है उसके लिए मैंने एक और पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदा हुआ है। जो मेरी तीसरी मशीन है थर्ड वाली, उसके लिए मैंने दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस खरीद लिया। लेट्स सपोज तो मेरे पास जितने इनसाइड मशीन्स हैं उतने पब्लिक आईपी एड्रेस हो, यानी 1-to-1 मैपिंग। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग। ये चीज़ अगर मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर की है तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक नेट, क्योंकि जब ये कंप्यूटर इंटरनेट पे जाएगा तो it will take this IP address. When the other machine will go to internet, it will take the other IP address. So this is called static net. But obviously there will be a question कि what is the benefit of it then? क्योंकि हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि the benefit of categorizing into private and public, तो वो तो यही है कि इससे IP एड्रेसेस सेफ होते हैं। यहाँ तो नहीं हो रहे, या तो हर मशीन के लिए अलग पब्लिक खरीदना पड़ रहा है, तो पैसे भी नहीं बच रहे और IP एड्रेसेस सेफ भी नहीं हो रहे। और अगर हर मशीन के पास एक पब्लिक है तो फिर लोगों का डायरेक्ट एक्सेस हो गया उस पब्लिक IP एड्रेस पे, हर मशीन को एक पब्लिक मिल गया। तो ऐसा इन रियलिटी होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि देयर इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नेट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है और होती है। तो अभी हम इसके ये जो क्वेश्चंस अराइज हुए हैं तो इनको भी हम देखते हैं आगे। इसी का जवाब आपको आगे मिल जाएगा कि जब मैं इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। तो अब सवाल यहाँ पर एक तो ये हमने यहाँ पर लाके अभी इसको हमने फ़िलहाल 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है कि हमने ये तो देख लिया कि देयर इज वन टाइप ऑफ नेट विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक नेट। हमने देख लिया कि व्हाट इज स्टैटिक नेट, कि ईच ऑफ द इनसाइड कंप्यूटर शुड हैव अ सेपरेट पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन बाज़ार अभी इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है, इसका भी फ़ायदा है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को अगर स्टॉप थोड़ी देर के लिए रोकूँ और फिर मैं वापस आऊँ इस चीज़ पे कि जो मैं पहले बता रहा था कि अब होगा क्या कि भाई दिस कंप्यूटर ये गूगल पे जा रहा था, तो फायरवॉल पे इसका एड्रेस कन्वर्ट हुआ इसमें 124.13 में, और देन इट इज सेंट टू द गूगल सर्वर। एट द सेम टाइम 1.2 also wants to go on internet. Someone is sitting here, अगर एक कंपनी में कई यूजर्स होते हैं और एक वक्त में कई यूजर्स इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ रखे हुए हैं 10, 15, 20, 50 जितने भी
यूजर्स हैं उनमें से कई हैं जो साइमल्टेनियसली दे आर एक्सेसिंग इंटरनेट। सो एट द सेम टाइम अगर इस मशीन ने भी इंटरनेट पे जाना था तो इसका आईपी एड्रेस भी इधर आया पैकेट, जैसे ये वाला है 1.2 यूट्यूब पे जाना था इसमें। इस फायरवॉल ने इस आईपी 1.2 को भी कन्वर्ट किया सेम आईपी एड्रेस में, क्योंकि वी हैव परचेज्ड जस्ट वन आईपी एड्रेस एट द मोमेंट। So anything from inside will go outside taking this IP address. तो 1.2 भी कन्वर्ट हुआ 13 में और ये YouTube के पास चला गया। और जब ये दोनों का रिप्लाई आया तो दोनों का रिप्लाई तो इसी डोर पे आएगा, इसी दरवाजे पे, ठीक है। यानी किसी एक फैकल्टी मेंबर ने एक यूनिवर्सिटी को कोई लेटर लिखा, दूसरे फैकल्टी मेंबर ने दूसरी किसी यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा, किसी भी वजह से किसी एचओडी ने, दो एचओडीज ने एक किसी यूनिवर्सिटी को लिखा और एक किसी यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा। जब दोनों जवाब देंगे तो दोनों का जवाब इकरा यूनिवर्सिटी या उस यूनिवर्सिटी पे ही आएगा। तो फिर यहाँ आके इस काउंटर पे जिस काउंटर पे आएगा ना रिप्लाई, इनका काम है कि वो सही लेटर को सही जगह पहुंचा दे। तो ऑब्वियसली आम जिंदगी में तो जब हम लेटर लिखते हैं किसी को, तो ये तो हम मेन एड्रेस तो अपने यूनिवर्सिटी का डाल रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ भी होती है जिससे हमारी पहचान होती है रिटर्न तक कि हमें एग्जैक्ट मिल जाता है, वो हमारा नाम है कि भाई हम अपना नाम लिख के भेजते हैं। तो यानी एक और चीज़ इन्वॉल्व हो गई। एक तो एड्रेस हुआ मेन, तो सबका रिप्लाई आएगा मेन एड्रेस पे, लेकिन एक साथ अगर कई लेटर्स थे तो फिर कैटेगराइज कैसे होगा? ये जो गार्ड है, ये जो काउंटर है, ये सही लेटर सही टीचर को या को कैसे पहुंचाएगा? ये उसके नाम से पहुंचाएगा। तो ऑब्वियसली इस केस में भी फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये हर आईपी एड्रेस ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें 122.8 में। So all the replies are coming back to the same IP address. Then how would this firewall, this gateway knows, how would the gateway know कि कौन सा रिप्लाई किस कंप्यूटर को देना है? इस कंप्यूटर को गूगल का रिप्लाई देना है या इसको देना है? क्योंकि जाते हुए मैं दोनों के एक ही में कन्वर्ट किया था। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि यू ओपन योर ब्राउज़र एंड यू गो टू google.com एंड YouTube पेज कम्स अप, ऐसा तो नहीं होता। आप google.com लिखते हैं तो गूगल ही आता है, आप youtube.com लिखते हैं तो YouTube ही आता है। तो ये डिवाइस गलती तो नहीं कर रही, ये सही रिप्लाई सही जगह पे पहुंचाती है। जिस तरह आम जिंदगी में अपना नाम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिर एक और चीज यूज होती है जिसको जो कॉन्सेप्ट आता है टीसीपी पोर्ट नंबर्स। क्योंकि याद रखें कि व्हेनेवर वन कंप्यूटर कनेक्ट्स टू अ सेकंड कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर है, ये गूगल की भी एक सर्वर मशीन है, कंप्यूटर है। सो व्हेन टू मशीन्स कम्युनिकेट, दे आर कनेक्टेड, बेसिकली दे यूज थ्री वे टीसीपी हैंडशेक। ये एक टीसीपी कनेक्शन बनता है और दीज कंप्यूटर्स दे यूज अ टीसीपी पोर्ट नंबर, और ये स्टैंडर्ड है जो 0 से 65,555 अराउंड ये है, जिसमें से from 0 to 1024 they are reserved IP address, and we'll look into it कि what are the reserved IP addresses. तो अब ये एक रैंडम आर्बिट्री नंबर है जो टीसीपी पोर्ट नंबर है, एंड दीज कंप्यूटर्स विल यूज दिस पोर्ट नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पोर्ट नंबर का बड़ा काम है इसमें। कैसे कि भाई व्हेन दिस कंप्यूटर इज सेंडिंग द पैकेट, because it's going out on internet and it's going to the Google website, so it creates a packet with the source IP address, लेकिन साथ में ये रैंडम एक कोई सा भी आर्बिट्री या रैंडम इनमें से कोई एक नंबर चूज कर लेगी मशीन, which is a port number. So let's suppose कि मैंने इस मशीन ने एक रैंडम पोर्ट नंबर चूज किया 2000। ये बिल्कुल रैंडम है भाई, इसमें से कोई भी यूज हो सकता है। ये रैंडम पिक है तो इसने एक 2000 यूज किया, ठीक है। तो जो एक्चुअल में पैकेट पूरा बनेगा वो ये होगा कि सोर्स आईपी और फिर इस सोर्स में एक रैंडम पोर्ट नंबर चूज किया इसने, पोर्ट नंबर विद आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस। तो ये पूरा सॉकेट बन जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉकेट एड्रेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ टीसीपी पोर्ट नंबर एंड द आईपी एड्रेस।
तो गेटवे को इसीलिए भी अक्सर फायरवॉल जो है ये लेयर 4 पे भी काम करती है, क्योंकि टीसीपी पोर्ट नंबर्स को भी पहचानती है। तो अब ये पैकेट बन के और फिर साथ में उसने डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस लगाया, ज़ाहिर मैं अभी यहाँ नहीं लगा रहा, और सिमिलरली डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, याद रखिए कि वेब सर्वर पे अगर कनेक्टिविटी है तो वेब सर्वर अगर सिक्योर है तो उसका पोर्ट नंबर होता है 443। ठीक है, ये चीज़ें स्लाइड्स में भी यहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा, स्लाइड्स में ये सब यहाँ पर, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मैंने एक जगह बना दी हैं तो मैं वहीं से समझा रहा हूँ, लेकिन स्लाइड्स में मैंने पोर्ट नंबर्स भी डाल दिए, सारे पोर्ट नंबर्स। पोर्ट 443 HTTPS है अगर सिक्योर वेबसाइट है तो, अगर नॉन सिक्योर है HTTP है तो पोर्ट 80 होगी, तो डेस्टिनेशन का भी पोर्ट नंबर जाएगा साथ में। ठीक है, तो होगा क्या कि व्हेन दिस पैकेट कम्स टू दिस फायरवॉल, it will convert the IP address from 1.1 to 122.8.124.13. At the same time, it will also convert or translate this port number into another port number ताकि रिटर्न ट्रैफिक की पहचान की जा सके। से फॉर एग्जाम्पल इसने कहा कि यार ये जो सॉकेट एड्रेस है पूरा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, IP कन्वर्ट हुआ इसमें 122.8 में, और ये पोर्ट नंबर कन्वर्ट हुआ 2001 में। डेस्टिनेशन सेम रही और ये पैकेट चला गया गूगल के पास। एट द सेम टाइम दिस 1.2 कंप्यूटर आल्सो क्रिएट्स अ पैकेट, इसको यूट्यूब पे जाना था लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसने भी जब पैकेट क्रिएट किया तो अपना सोर्स आईपी एड्रेस डाला, एंड एट द सेम टाइम इन्हीं रैंडम पोर्ट नंबर्स में से एक पोर्ट नंबर चूज कर लिया। अच्छा, ये अलग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों मशीन्स तो अलग अलग लगी हुई हैं, तो इस मशीन को थोड़ी पता है कि ये 2000 इट्स ऑलरेडी बीन यूज्ड, तो ये उसने भी 2000 यूज़ कर लिया। मैंने वो केस रखा है कि जिसमें ताकि क्लियर हो जाए चीज़ कि भाई इसने फर्स्ट वाली मशीन ने पोर्ट नंबर 2000 यूज़ किया, क्योंकि ये सिंपल टीसीपी एक नंबर, एक पोर्ट नंबर है और ये आर्बिट्री नंबर है, तो मशीन्स जो है वो रैंडमली पिक करती हैं, तो ये मैच भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो इसने भी 2000 चूज़ किया था, ये चाहता तो मतलब ये रैंडमली 3000 भी पिक कर सकता था, 3001, 3000 कोई भी नंबर पिक हो सकता था, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ने एक ही नंबर चूज़ कर लिया, तो एक ही बात है। Similarly, the destination address and the destination port number. So this packet also goes to this firewall or this exit point, this gateway. The gateway again does the same thing. It will convert the private IP address, this one 1.2, into the same public IP address, because we just have only one IP address here, right? लेकिन obviously this firewall has already used this port number 2001 for the first connection. ये इस TCP कनेक्शन के लिए इसने ऑलरेडी दिस पोर्ट नंबर यूज हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो सेकंड TCP कनेक्शन के लिए ऑब्वियसली अब ये 2001 नहीं करेगा, उसने कहा अच्छा भाई मैं 2001 यूज़ कर चुका हूँ, तो अब ये जो मेरा ये वाला कनेक्शन बना है सेकंड वाला, इसके लिए मैं 2002 यूज़ कर लेता हूँ, एंड देन इट विल सेंड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन यूट्यूब। सिमिलरली अगर कोई और कंप्यूटर भी इस नेटवर्क में लगा होता एंड वहाँ से भी कोई पैकेट जनरेट होता फॉर द इंटरनेट, तो फायरवॉल बिल्कुल ये कहती है कि उस कंप्यूटर को भी कन्वर्ट करती है इस आईपी एड्रेस में, और साथ में कोई एक और तीसरा पोर्ट नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इस डिवाइस को तो पता है ना कि मैं 2001 पिछले कनेक्शन में यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब दिस डिवाइस कैन नॉट यूज़ दिस पोर्ट नंबर अनलेस दिस पोर्ट नंबर इज रिलीज्ड। और रिलीज कब होता है कि जब ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, आपने ब्राउज़र को क्लोज कर दिया, तो ये कनेक्शन टीसीपी का खत्म हो जाएगा, दिस पोर्ट विल बी रिलीज्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन। ठीक है, तो अब ये दोनों पैकेट्स एक यूट्यूब पे चला गया, एक गूगल पे चला गया। व्हेन द रिप्लाई कम्स बैक, दोनों का रिप्लाई एक ही दरवाजे पे आया, विच इज 122.8.124.13। बट हाउ वुड द फायरवॉल नो कि भाई कौन सा कंप्यूटर गूगल में गूगल वाला है और कौन सा यूट्यूब वाला? बाय लुकिंग एट दी पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर लगा इसलिए गया ताकि इसको पहचान रहे कि जो रिटर्न ट्रैफिक है उसमें किस कंप्यूटर को मैंने वो रिटर्न ट्रैफिक देना है। उसने फौरन देखा अच्छा ये 2001 है, ये जो सॉकेट है 2000 वाला, ये मैंने कन्वर्ट किया था इससे 2000 यानी 1.1 से, तो गूगल वाला रिप्लाई सीधा सीधा इस कंप्यूटर के पास जाएगा, और जो यूट्यूब वाला रिप्लाई इट विल गो डायरेक्टली टू 1.2 because 2002 port number was converted
from this socket address 1.2 and 2000, this one. इस चीज को कि जिसमें not only the IP addresses are converting but also the translation of ports are also taking place. इसीलिए इसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की एक टाइप है, and this is called port address translation because not only just the IP addresses are translated but also the port numbers. पोर्ट नंबर्स ट्रांसलेट सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं ताकि रिटर्न ट्रैफिक को ये सही पहुंचा दे। जिस तरह रियल वर्ल्ड में हम सारे के सारे लेटर्स आ तो इधर ही रहे हैं लेकिन नाम से पता चल रहा है कि किसको देना है लेटर, वो वहाँ नाम है तो यहाँ ये पोर्ट नंबर इस्तेमाल हुआ है, TCP पोर्ट नंबर, ये बड़ी पहचान है इसकी। ठीक है, तो ये तो हो गया पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, और आपने ये देख लिया कि भाई हाउ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन वर्क्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, and in the following slides we're going to configure the firewall also, and we're going to configure these network address translation and port address translation also on the firewall, क्योंकि basic settings में है ये, क्योंकि इसके बगैर nobody from inside network can go out on internet. The address translation has to take place here on this device. ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि भाई पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है. लेकिन से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसी को आगे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूं, मैंने अपने इनसाइड एनवायरनमेंट में सोचा कि मेरे पास एक वेबसाइट है, सो मैंने एक वेब सर्वर खरीदा, मैं लेकर आया, उसको मैंने अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे लगा दिया, उस पर मेरी एक वेबसाइट चल रही है abc.com. ठीक है, और ये चूँकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में लगा हुआ एक सर्वर है, तो इसी नेटवर्क का मैंने एक आईपी एड्रेस भी दे दिया इसको 192.168.1.3. राइट, अब दिस इज माय वेब सर्वर. ठीक है, ये जो मेरे अच्छा पब्लिक आईपी, आई स्टिल हैव ओनली वन पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि मैंने खरीदा हुआ है, बस वही है मेरे पास. तो अभी तक तो ये हो रहा था ना कि द कनेक्शन was established, was initiated from inside. Inside computer जब बाहर जाता था तो the firewall will remember the port number. It will translate the port number and will assign a new port number, and then just to forward the return traffic correctly to the right destination. लेकिन ये वेब सर्वर है, and if I have a website, users will come from outside to visit my web server. ठीक है, अब इनिशिएट कनेक्शन अंदर से नहीं होगा, मेरा वेब सर्वर जो है वो बाहर नहीं जा रहा है इंटरनेट पे, बल्कि people that are users that are sitting outside my network on the internet, they are trying to access my website. अब अगर मेरा इस वेब सर्वर का जो पब्लिक आईपी है वो वही है जो मैंने सारे क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर रहा हूँ, तो everybody who is sitting outside, they would know this public IP address obviously. तो वो यहाँ तक तो अगेन पहुँच जाएंगे इस पब्लिक तक, लेकिन चूंकि कनेक्शन आउटसाइड बाहर से इनिशिएट हुआ है, तो फिर फायरवॉल को इस डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि दिस request is for this web server, not for this computer or this computer. Obviously पहले तो रिक्वेस्ट अंदर से बाहर जा रही थी, तो रिटर्न रिप्लाई का पता होता था फायरवॉल को कि किस पोर्ट से आई थी रिक्वेस्ट, किस में कन्वर्ट किया था, तो रिटर्न कहाँ जाना है. अब तो इनिशिएट ही बाहर से हुआ है, तो हाउ वुड द फायरवॉल नो कि भाई दिस रिक्वेस्ट इज फॉर द वेब सर्वर. यहाँ पर पोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो रिजर्व कर दिए गए हैं. अगर मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, HTTP है, then this is a standard कि whenever someone is accessing each HTTP website, the browser will use this port number 80. ठीक है, ज़ाहिर है मैंने कोलन करके लिखा है, लेकिन इन एक्चुअल आप नहीं लिखते, ब्राउज़र खुद ये पोर्ट नंबर लगाता है साथ में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिफाइन है
कि फॉर द वेब ट्रैफिक, बिकॉज बाहर वाले को तो नहीं पता ना कि ये इसका पोर्ट, इस मशीन का पोर्ट नंबर क्या है, लेकिन चूंकि एक वेब सर्वर है तो बाहर वाले को it's understood that the web server, and if it's an HTTP and non-secure, the web server will use this port number, port 80. Okay. So if someone is coming from outside to this IP address, obviously, and going to this abc.com, obviously the browser will use this port 80. वो 80 लग कर आएगा, और फिर यहाँ फायरवॉल को ज़ाहिर ऑब्वियसली डिफाइन कर दिया जाएगा कि whenever a traffic from outside comes to you on port 80, just forward this request to this server. ठीक है, तो यहाँ explicitly you are configuring the firewall for the outside traffic. ठीक है, वो फिर आप firewall पे देखेंगे कि इसको अलाउ भी कैसे किया जाता है. बिल्कुल इसी तरह if you have an email server, तो बाहर से कोई भी शख्स आपको ईमेल करता है वो डायरेक्ट आपको ईमेल करेगा, वो यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन फिर पोर्ट नंबर इसका ऑब्वियसली इफ इट्स एन ईमेल सर्वर, द स्टैंडर्ड फॉर द ईमेल सर्वर इज पोर्ट 25. ये पोर्ट लिखी हुई है यहाँ पर मैंने, SMTP इज 25, 443 इज HTTPS, इसलिए मैंने यहाँ 443 लगाई थी, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट सिक्योर है, HTTPS है, then browser will by default put 443 as a port number with the IP address, और firewall फिर 443 पोर्ट को देखेगी और उसको सही सही इस सर्वर पे दे देगी. ठीक है, तो this is how port address translation works, और यही यूज है जो रिजर्व किए हमने पोर्ट्स, इनको यूज किया इस तरह से. ये रिजर्व इसीलिए की गई है कि तमाम पोर्ट नंबर्स जो सर्वर्स हैं वो तो बाहर से एक्सेस किए जाते हैं, तो फिर पता होना चाहिए कि किस पोर्ट पे वो सर्वर्स लगे हुए हैं, वरना तो आप कभी पता ही नहीं कर सकेंगे अगर ये स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता तो. ठीक है, लेकिन उससे भी एक और अच्छा तरीका ये है, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कि आईपी एड्रेस एक we purchase one IP address only for the client computers that we configure on the firewall for the outgoing traffic. ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, और सबसे बेस्ट भी यही है कि बजाय इसके कि पोर्ट नंबर्स कन्वर्ट हों इस वेब सर्वर के लिए, so purchase or buy one IP address, one public IP address for these computers, for all client computers, and purchase a separate public IP address for this machine. ठीक है, आप अगर आप वेब सर्वर लगा रहे हैं, if you have an email server or if you have an FTP server, obviously your company is at least big enough to purchase a separate IP address for these servers. तो ये सबसे बेस्ट होगा. आपकी वेबसाइट है, आपका वेब सर्वर है, you purchase a separate public IP address, जैसे मैंने यहाँ लिखा. तो बजाय इसके कि यूजर्स जो हैं फिर इस IP पर आए, वो डायरेक्ट इस पब्लिक आईपी पे आएंगे, which is obviously made or which is obviously purchased for 1.3. So they will directly access this email address 124.14, and when they come to this IP address, firewall would know that this IP address will get translated to 1.3, and it will forward the traffic right towards the web server. Similarly, if you have an email server inside, then you have to purchase a separate email address, and if someone emails you, the packet will come to that public IP address, and the firewall will forward that packet correctly to the email server. So that's why we still use static IP. This is called static IP, right? Dynamic IP port address translation तो हमने की तमाम computers के लिए, but for the servers we still use static IP, और यही बेस्ट सोल्यूशन है. static IP यूज किया जाता है, और आज भी हर जगह आप static IP यूज करते हैं for your servers. ठीक है, so this is the basic concept, basic idea of network address translation, port address translation, and why we use private and public IP address. I hope you would have understood everything.
और ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से पैकेट इंटरनल बाहर जा रहा है, बाहर से वापस इनसाइड नेटवर्क में आ रहा है, या बाहर से कोई शख्स, कोई यूज़र आपके सर्वर पे कैसे आता है। यहाँ जो ट्रांसलेशन होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so we use private IP addresses only for the private network, and we purchase one public IP address at least for all the inside computers, and then we can purchase separate IP addresses, public IP addresses for our servers. ठीक है भाई, तो this is all about network address translation and port address translation. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फायरवॉल का. थैंक यू वेरी मच.